इस ऑडियो लेक्चर के चौथे भाग में आपका स्वागत है और भारत के संवैधानिक विकास में मतलब संविधान रचने का जो इतिहास रहा है उसके प्रथम भाग का हम वाचन, पाठन, अध्ययन, अध्यापन कर चुके हैं। अब उसके द्वितीय भाग में हम जो 1858 से 1947 के बीच संविधान को रचने और गढ़ने के बीच जिस तरह की प्रक्रिया और कानूनों का प्रादुर्भाव हुआ है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक 1858 के पहले तक जो शासन व्यवस्था थी मतलब जो कंपनी ईस्ट इंडिया थी उसके माध्यम से शासन चल रहा था, तो कंपनी के माध्यम से जिन कानूनों को भारत में लागू किया जा रहा था जिसे चार्टर अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट आदि कहा जा रहा था, अब वह 1858 में भारत शासन अधिनियम में परिवर्तित हो गया। तो अब जो बात आ रही है वह इसी चीज़ की आ रही है कि चार्टर अधिनियम के बाद अब भारत शासन अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम की शुरुआत हो चुकी है। तो इस महत्वपूर्ण अधिनियम जो पहला अधिनियम है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, उसकी महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। हालांकि इसमें तमाम इतिहासकार अलग अलग पक्षों से, नज़रिए से, थॉट ऑफ स्कूल से, मतलब जो जिस विचारधारा के लोग थे वो उस तरह के सिद्धांत, आदर्श और बात ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उसी हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे थे, जैसा कि इतिहास लेखन में होता आया है। फिलहाल भारत के शासन को अच्छा बनाना, जैसा कि हर कानून के पीछे जो सरकार का मकसद होता है, कथन होता है, वह यही होता है, चाहे वो ब्रिटिश पीरियड रहा हो या फिर आज। सरकारें यही तर्क देती हैं कि वह शासन व्यवस्था और जनता के बीच अच्छी चीज़ों को लाने के लिए ही नए कानूनों की रचना करती है। तो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से इस कानून को लाया गया। इस कानून ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी जो शक्तियां थी वह ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण समापन हो गया। और इसके जो अन्य विशेषताएं हैं वह इस प्रकार है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और वह जो है ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और इसी प्रक्रिया में जो प्रथम वायसराय बने वह लॉर्ड कैनिंग थे। और इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन को द्वैध प्रणाली जो चली आ रही थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। एक नए पद का सृजन किया गया, भारत के राज्य सचिव का, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार परिषद थी और इस परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इसके बाद इसी कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक नियमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। और इसी 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य
प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। मतलब हर तरह की जांच पड़ताल की व्यवस्था की गई। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई खास परिवर्तन नहीं किया। मतलब आगे ब्रिटिश राज को कैसे बनाए रखा जाए, इसी बात का इसमें प्रयास किया गया। अब इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की जो क्रांति थी, उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक तथा राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस तरह थी। इसके द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इसी अधिनियम में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। और इसी अधिनियम में वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। और इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी, जिसका अर्थ है कि वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे उस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था, जैसे किसी खास विभाग के मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। इसने वायसराय को आपातकाल के स्थिति में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती है, जैसा कि आज भी है। आज भी हमारे संविधान में अध्यादेश की अवधि 6 माह के लिए ही होती है। अब आते हैं 1852, 1861 और इसके पश्चात अब जो अधिनियम हमारे सामने है वह 1892 का 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, इंडियन काउंसिल एक्ट। इस अधिनियम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त मतलब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत
जो था वह सरकारी सदस्यों के पास ही रहता था, मतलब रहा। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। और इसी में केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इसी अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया, क्योंकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। अब आते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे आमतौर पर पार्लियामेंट सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। तो इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या अलग अलग थी, मतलब समान नहीं थी। और इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गई। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदायों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। मतलब बांटो और राज करो की जो अंग्रेजी नीति थी, उसकी वैधानिक शुरुआत इसी 1909 के अधिनियम से किया गया। अब इसके पश्चात आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 पर। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया और 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम के बारे में आइए थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया।
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। इसी अधिनियम में प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। साथ ही वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर अब सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसी क्रम में साइमन आयोग या फिर साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो कि 10 वर्ष पश्चात अर्थात 1929 में होना था, और इसे ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही गठित कर दिया। और यह सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक दल भारत आया और इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका लगातार बहिष्कार किया गया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें इसमें की गई थी। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए, जिनका आप इतिहास में अलग ढंग से पढ़ते हैं। फिलहाल हम इसे संविधान के इतिहास के रूप में बस उल्लेख कर रहे हैं। इन सम्मेलनों में जो चर्चे हुए उन्हें ही संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार करने का एक रास्ता निकाला गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ ही जो 1935 का अधिनियम बना उसमें शामिल कर लिया गया।
अब इसी क्रम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड की या फिर सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत नाराज हुए, दुखी हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए उस वक्त वह पूना के यरवदा जेल में थे और वहीं पर आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और अंततः यह पूना समझौते के रूप में सामने आया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के स्थान को भी आरक्षित कर दिया गया। अब हम आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसका करीब 75 से 80% भारत के संविधान में हूबहू रख दिया गया है। और इससे पूर्व जब साइमन कमीशन आया तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को एक तरह से चुनौती दी कि वो संविधान रच के दिखाएं, और उसी प्रक्रिया में नेहरू रिपोर्ट का भी हम उल्लेख पाते हैं। 1928 में यह पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को संवैधानिक सुधारों की मांग प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट में पहली बार एक अखिल भारतीय संघ की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और इसके अन्य प्रस्ताव कुछ इस तरह थे, हालांकि इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। जैसे भारत सरकार को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए, चुनाव का आधार संयुक्त मतदाता मंडल हो तथा सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार हो, सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को समाप्त कर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में केंद्रीय व प्रांतीय विधायिकाओं में सीटें आरक्षित की जाएं, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं, न्याय व्यवस्था को मजबूत कर देश में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाए, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए जाएं, साथ ही धर्म का राजनीतिक मामलों से पृथक्करण किया जाए। यह सब नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें थी। फिलहाल हम जो 1935 भारत सरकार अधिनियम पर चर्चा कर रहे थे उस पर आते हैं, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियमों में से है और यह सर्वाधिक विस्तृत विशाल अधिनियमों में से है। इस अधिनियम में नई प्रस्तावना का अभाव था और अधिनियम का वही लक्ष्य रखा गया जो भारत परिषद अधिनियम 1919 का था। इसमें 1919 के अधिनियम की ही प्रस्तावना को जोड़ा गया था। तो फिर इस अधिनियम की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। 1935 के इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों और संघ में शामिल होने के इच्छुक देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव था। इसके लिए कम से कम आधे देशी रियासतों की सहमति आवश्यक थी। देशी रियासतों के बीच इस संबंध में सहमति नहीं बन पाई, परिणाम स्वरूप प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ भी अस्तित्व में न आ सका। भारत परिषद अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में लागू द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया।
केंद्रीय कार्यपालिका के कार्यों को आरक्षित व हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया था। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आदि आरक्षित विषय में रखे गए, जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था। हस्तांतरित विषयों के प्रशासन गवर्नर जनरल को मंत्रिपरिषद की सहायता से करना था। मंत्रिपरिषद केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी, पर वास्तव में केंद्र में 1935 के अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो पाया तथा केंद्रीय प्रशासन भारत परिषद अधिनियम 1919 के अनुसार ही जारी रहा। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार मंत्रिमंडल की शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया: केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख इस अधिनियम में नहीं था, पर गवर्नर जनरल अपने विशेषाधिकार के तहत कोई भी अवशिष्ट शक्ति केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडल में से किसी को भी दे सकता था। अखिल भारतीय महत्व के विषयों जैसे सेना, मुद्रा, डाकतार, विदेश मामले, जनगणना आदि को केंद्रीय सूची में रखा गया था। स्थानीय महत्व के विषयों जैसे भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, वन, पुलिस आदि को प्रांतीय सूची में स्थान दिया गया था। श्रमिक कल्याण, समाचार पत्र, औद्योगिक विवाद, आपराधिक मामले, विवाह व तलाक आदि समवर्ती सूची के विषय थे। केंद्रीय विधानमंडल गवर्नर जनरल, विधानसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती थी। गवर्नर जनरल कार्यपालिका का प्रमुख था, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश संसद की सिफारिश पर सम्राट द्वारा की जाती थी। उसका कार्यकाल 5 वर्षों का था। ब्रिटिश प्रांतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था, जहां से विधानसभा सदस्यों का चुनाव होना था। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। राज्यसभा एक अस्थायी सदन थी, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करने थे। राज्यसभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। गवर्नर जनरल कुछ सदस्यों को नाम निर्देशित भी कर सकता था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को विधानसभा व राज्यसभा में स्थान दिया गया था, जो वहां के शासकों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इस 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना था। प्रांतीय सूची के विषयों पर विधि बनाने का पूर्ण अधिकार प्रांतीय विधानसभाओं को था। प्रांतों को समस्त अधिकार व शक्तियां गवर्नर जनरल से नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश संसद से प्राप्त हुई थी। प्रांतीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां गवर्नर में निहित थी, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष था। गवर्नर की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान था। मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल से परामर्श के बाद की जाती थी। गवर्नर की कई विवेकाधीन शक्तियां भी थी, जिनका प्रयोग वह मंत्रियों के सलाह के बगैर भी कर सकता था। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनात्मक विधायिका अर्थात विधानसभा और विधान परिषद थे, जबकि शेष में केवल विधानसभा का गठन किया गया। प्रांतीय विधायिका के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा सामान्य व आरक्षित में किया गया था। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ स्थान दलितों के लिए आश्रित थे। और जो ये स्थान आरक्षित थे, उन निर्वाचन क्षेत्रों को सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया था, जिसमें मुस्लिम, सिख, आंग्ल, भारतीय समुदाय
भारतीय ईसाई और यूरोपियनों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार नहीं था। एक निश्चित सीमा तक भू राजस्व या आय कर या घर का किराया देने वालों, निर्धारित शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों या सैन्य सेवा करने वालों को मतदाता सूची में शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय का प्रावधान था, लेकिन यह अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके निर्णयों के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इस प्रकार इस आधार पर 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय का उद्घाटन किया गया, जो बाद में चलकर भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव फरवरी 1937 में कराए गए। भारत में पहली बार सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। प्रांतीय सरकारों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था, जबकि गवर्नर जनरल भारत जो प्रांत के संवैधानिक प्रमुख की तरह कार्य करता था। जो राज्यों के गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर, जैसे वर्तमान राज्यों में गवर्नर होते हैं, राज्यपाल की तरह ही। और इस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड स्थित भारत परिषद का अंत कर दिया गया तथा भारत सचिव की सहायता के लिए परामर्शदाता मंडल की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा, अदन, बरार को भारत से अलग कर दिया गया। अब आते हैं इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं, जैसे क्रिप्स मिशन आ रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन पर काफ़ी दबाव बन गया था। युद्ध में भारतीयों का सहयोग बहुत ज़रूरी हो गया था ब्रिटेन के लिए, क्योंकि उसे मानव संसाधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही थी। तो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को ने घोषणा की कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल बातचीत के लिए भारत भेजा। इसे ही क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन ने युद्ध की समाप्ति पर भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिए जाने तथा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया, पर क्रिप्स मिशन भारतीयों की भावनाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा और गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक संबोधित किया था। और फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा है। 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एडली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय लिया है। संविधान निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। इसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि इसके अध्यक्ष थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। इसने भारत के विभाजन की मांग ठुकरा दी तथा प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों का उपयोग संविधान निर्माण के लिए निर्वाचक निकाय के रूप में किए जाने को सर्वाधिक व्यवहार्य तरीके माना। इस प्रस्ताव के अनुसार ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ बनाया जाएगा। भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। विभिन्न सभा के किया जाएगा। संविधान सभा जो बनेगी, इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय
मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा के लिए प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। विभिन्न प्रांतों को आवंटित स्थान सिखों, मुसलमानों व सामान्य लोगों में उनकी जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाएगा। इन समुदाय के प्रतिनिधियों का चयन प्रांतीय विधानमंडल में उसी समुदाय के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी होंगे, जिन्हें जनसंख्या के आधार पर रियासत के शासकों द्वारा नामांकित किया जाएगा। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण तक शासन का कार्य करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एक अस्थायी अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो फिलहाल ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे सामने कि ये एक तरीके से संक्षिप्त संविधान के विकास का इतिहास है। तो अब अगले लेक्चर में, अगले ऑडियो लेक्चर में संविधान सभा के गठन, उसके वाचन और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उस पर हम परिचर्चा करेंगे। मतलब एक ऑडियो लेक्चर और चलेगा इस पे, जब तक हम लोग संविधान का निर्माण कर लेंगे। तो फिर यह जो वाचन, पाठन, अध्ययन, अध्यापन हो रहा है, कई किताबों का एक तरीके से पाठन है, जिसमें लक्ष्मीकांत, दृष्टि, मंथन और घटना चक्र की पुस्तकें हैं। यह मेरी कोई मूल व्याख्या नहीं है। तो फिर इस परिश्रम में थोड़ा मेरा सहयोग करिए और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप अपने अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाइए और खूब परिश्रम करिए और सफलता प्राप्त करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।